बाकी लोग का साइज देखा मैं, दे आर 80 kg 90 kg, लाइक वेरी बिग कंपेयर टू मी। तो मुझे देख के लगा कि आई कैन डू दैट आर्म रेसलिंग। और पैफी का अंडर में आके पैफी का एशियन कप खेला। एशियन कप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में। तो आपने एक बोल्ड स्टेप लिया कि मैं अपनी वेट कैटेगरी की ऊपर कैटेगरी में खेलूंगा, मैं इनको हरा के दिखाऊंगा, देन इट इज द ओनली चांस कि मैं थोड़ा उसके थ्रू से मुझे एंट्री मिल जाए वाइल्ड कार्ड में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, लाख कुछ नहीं होता है। नो डाउट हम लोग बिलीव करते हैं काफ़ी लक में, बिलीव करना भी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप बिलीव कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बट उसका साथ साथ आपको हार्डवर्क 100% ज़रूरी है। आज की डेट में जैसे कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, क्रिकेट के ऊपर आदमी को कुछ समझ ही नहीं आता। सो हमारे असम की पुलिस आर क्वाइट फिट। एग्जैक्टली। सो काफ़ी अभी हमारे लिए दिक्कत है, हेलमेट ना पहन के निकलना थोड़ा दिक्कत का काम है मेरे लिए। वेलकम एवरीवन। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल एपिसोड। ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया होने वाला है बिकॉज जो गेस्ट है हमारे साथ, ही इज अ इंटरनेशनल फिगर व्हेन इट कम्स टू पंजा। ही इज 9 times गोल्ड मेडलिस्ट इन इंडिया। एशियन गेम्स में भी इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। नाउ ही इज एंटरिंग इनटू प्रो पंजा लीग्स व्हिच इज गोइंग टू बी telecasted on Sony Max very soon, and it's a pride moment for me to introduce him on this podcast because coming from Assam Northeast and going to a national international platform is not easy. Very few people in Assam has done it, so I am feeling very proud to introduce you to Mr. Manoj the Crusher. Thank you so much. Thank you for inviting me in this show. Thank you. So Manoj, I would like to know कि ये जो आपका जर्नी है आपका, when you got to know कि you want to be a पंजाब player. मैं जब कॉलेज में था, 11th में था, तब फर्स्ट टाइम मैं देखा था आर्म रेसलिंग। लाइक अगर हम लोग देखते हैं आसाम में, इधर हर एक कॉलेज में, कॉलेज वीक में आर्म रेसलिंग खेलता ही है। तो फर्स्ट टाइम मैं देखा था, मैं छोटा 10th का बाद गया, तो देख के कुछ अट्रैक्टिव लगा। लाइक मैन टू मैन गेम, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। तो फर्स्ट टाइम आई प्ले आर्म रेसलिंग, कनेक्शन फील हुआ। यस एग्जैक्टली। उसके बाद उस टाइम तो हार गया था। देन वेरी नेक्स्ट ईयर अगेन आई पार्टिसिपेट इन कॉलेज वीक ओनली आर्म रेसलिंग। एक बात बताओ, इनिशियल स्टेज पे कितना हारे हो, कितनी बार हारे हो? एक्चुअली क्या था, छोटा में जब हम लोग सभी ने एक लाइफ में एक बार होने से भी आर्म रेसलिंग किया ही है, स्कूल का बेंच में हो, कहीं में भी हो। मेरे हाथ में मोच आ गई थी एग्जैक्टली। तो स्कूल में जब था तब दोस्त लोग का साथ करता रहा, तो मैं सबको हराता रहा क्लास में। तो कभी ऐसे सोचा नहीं था, कभी पता भी नहीं था कि आर्म रेसलिंग प्रोफेशनली खेला जाता है ऐसे। तो फर्स्ट टाइम कॉलेज में ही खेला रहा आर्म रेसलिंग, जब मैं क्लास 11 में था। उस टाइम उसका नेक्स्ट ईयर अगेन मैं खेला आर्म रेसलिंग। देन आई वॉज लाइक अराउंड 55 kg। देन मुझे अपना वेट में गोल्ड मिला। उसके बाद क्या होता है, हर एक वेट क्लास का चैंपियन के बीच में एक फाइट कराता है कॉल्ड चैंपियन ऑफ ओवरऑल। एग्जैक्टली। तो ओवरऑल भी मैं जीत गया। अच्छा। सो आई गॉट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यू लॉस्ट? यस। देन जीतने के बाद मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि बाकी लोग का साइज देखा मैं, दे आर 80 kg 90 kg, लाइक वेरी बिग कंपेयर टू मी। तो मुझे देख के लगा कि आई कैन डू दैट आर्म रेसलिंग। तो उसी टाइम में जो आर्म रेसलिंग खिलाने के लिए आया था कॉलेज में, जिनको इनवाइट किया गया था कॉलेज का तरफ से, उनको मैं पूछा अगर कहीं गेम होता है तो ऐसे छोटा मोटा बताइएगा। तो उन्होंने पूछा कहीं जिम वूम जाते होगा? मैं बोला नहीं, कुछ नहीं करता हूँ। तो अच्छा, आप एक्सरसाइज भी नहीं करते थे? नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं? एक्चुअली मैं छोटा से स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे आप मान लीजिए स्कूल में ही एनुअल लीग में कुछ भी होता है, कुछ भी खेल लेता रहा मैं। रनिंग हो गया, कुछ भी हो गया। एग्जैक्टली, रनिंग हो गया, दौड़ना भागना, कुछ भी खेलता रहा। बट मैं क्लास 7-8 से क्रिकेट ज्वाइन किया था। इतना खेलता रहा बाहर, तो घर से बोला कि उधर ही खेलो। हाँ, तो क्रिकेट ज्वाइन किया। तो सपना था जब से मैं ज्वाइन किया कि देखता रहा खेल, क्रिकेट ज़्यादा फॉलो करता रहा। तो लगता रहा कि मुझे भी एक दिन खेलना है। जाता है बाहर, खेलता है इंडिया के लिए, तब से था, मतलब एक पैशन था। तो ज्वाइन किया उसी ड्रीम लेके। देन अपना डिस्ट्रिक्ट भी रिप्रेजेंट किया, अंडर 16 अंडर 17। जब मैं क्लास 10 में था, 10th का एग्ज़ाम का पहले घर से जाने नहीं दे रहा था, तो मुझे मिला डिस्ट्रिक्ट टीम खेलने के लिए, एडी ब्रिगेड डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करने। तो गया था खेलने। उसका बाद स्टेट कैंप भी किया, हर एक डिस्ट्रिक्ट से
5 प्लेयर को सपोज अंडर 16 का 5 बेस्ट प्लेयर को चुना जाता है, तो स्टेट कैंप करते हैं। स्टेट कैंप भी किया, स्टेट कैंप में नहीं मिला, देन क्रिकेट का साथ जुड़ा हुआ था, देन कॉलेज में ऐसे आर्म रेसलिंग खेला, देन जो आया था खिलाने उनको बोला कुछ गेम होने से बताइएगा, उन्होंने बोला आफ्टर 1.5 month डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है तो मैं इधर ट्रेन करता हूँ। ही इज ऑल्सो नेशनल चैंपियन, इवन इंटरनेशनल प्लेयर, हिज नेम अरूप राजकुमार, हु गाइड मी इनिशियली हाउ टू स्टार्ट आर्म रेसलिंग। ओके तो क्या नाम बोला? अरूप राजकुमार, मिस्टर अरूप राजकुमार। he is my coach also. Initial days he helped me, he guided me how to start arm So wrestling. he must be very proud today. Exactly. Then मैंने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट खेला, डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन मारा, देन स्टेट चैंपियनशिप था, स्टेट में गोल्ड मारा इन माय वेट क्लास 55 kg। तो काफ़ी मेहनत किया था उसी टाइम से। देन ऐसे ही चालू हुआ जर्नी। देन मेरा फर्स्ट नेशनल था 2014 आगरा में, तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ जर्नी। ओके, सो बेसिकली बोले तो देखो क्या है कि ही सेटिंग अप ए वेरी गुड एग्जांपल हियर गाइस। अगर आप फॉलो करें उन्होंने जो बोला है, ही स्टार्टेड फ्रॉम ए वेरी बेसिक लेवल। ओके, एंड मेरे हिसाब से हर स्पोर्ट्स का ही एक इनिशियल लेवल होता है, एंड यू लेवल अप एवरी टाइम यू ट्राई समथिंग न्यू। ओके, फॉर हिम इट वाज स्कूल, कॉलेज, यूजुअली prior to that he was just doing it like within the friends। उसके बाद थोड़ा encouragement थोड़ा उनको मिला, थोड़ा मोटिवेटेड हुए, चलो ट्राई करके देखता हूँ। फिर इन्होंने कॉलेज में कॉम्पीट किया, जीते, उसके बाद चलो ट्राई करके देख रहे डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट में जीते, ट्राई करके देखता है नेशनल स्टेट का, जीते, उसके बाद नेशनल का, और अभी तो इंटरनेशनल में भी इनका काफ़ी अच्छा नाम है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स ए प्रोसेस, and when you try to skip that process you end up paying the price to skip that process, and the price is big, so you always have to follow that process। आज की डेट में अगर मनोज बोलते कि नहीं मुझे में पोटेंशियल है, मैं डायरेक्ट नेशनली खेलूंगा, तो मे बी ये आज जहाँ पे है ना होते, क्योंकि उनका ड्रीम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इन कंपेरिजन टू हिज करंट पोजीशन। बट इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिया, धीरे धीरे आगे बढ़े, एंड दैट इज द रीजन इतनी हार्ड वर्क के बाद इन्होंने आज ये लेवल अचीव किया है। सो यू नो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, एंड आई एम वेरी फ्लैटर्ड कि असम से कोई एक बंदा प्रो लीग में नेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट होने वाला है उस लीग में वो हमको रिप्रेजेंट करेगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। Exactly. So अच्छा, one more thing Manoj, since we're doing it in a gym, Yes. people who are listening or watching this podcast, this is location inside a gym. So I am a very big fitness enthusiast and I believe in all kind of sports, but मुझे ज़्यादा attract करता है bodybuilding, okay? Okay. Because I like to be in shape and be healthy at the same point of time. So अगर मैं bodybuilding की बात करता हूँ, तो how the workout is different than bodybuilding, जो आप लोग जिस तरीके का वर्कआउट करते हो, how it is different from bodybuilding? एग्जैक्टली डिफरेंट क्या है, बॉडी बिल्डिंग में कोई भी एक बॉडी बिल्डर अगर ट्रेन करता है कोई कंपटीशन के लिए, लाइक अगर ट्रेन करता है या कोई जिम में आता है जस्ट बॉडी बनाने के लिए ट्रेन करता है, तो उनका मेन मोटिव रहता है, मेन गोल रहता है उनका साइज इंक्रीज करना है, उनका जो शेप है शेप इंक्रीज करना है, सिमेट्री। एग्जैक्टली। तो डिफरेंट बहुत सारे एक्सरसाइज करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए छोटा छोटा एक्सरसाइज करना रहता है, और उनका मेन कंसंट्रेशन रहता है कि साइज डेवलप करना है along with shape, good shape, right? तो आर्म रेसलिंग में क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट इन द सेंस हम लोग को भी वर्कआउट करना होता है जिम में, जिम हिट करना होता है। जिम में हम लोग क्या मोर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ऊपर, पावर ट्रेनिंग का ऊपर ज़्यादा हम लोग मतलब कंसंट्रेशन करते हैं। लिफ्टिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, पावर लिफ्टिंग का साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, बट पावर लिफ्टर क्या होता है, डेडलिफ्ट ज़्यादा मारते हैं, स्क्वाट ज़्यादा मारते हैं। हम लोग पावर गेम है, जैसे हम लोग बाइसेप मार लिया, एक बॉडी बिल्डर के बाइसेप ट्रेन करने के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन मारता है, Yes. तो हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करता है हाफ बाइसेप मारता है, राइट? कर्ल में ज्यादा, हाँ, जो हम लोग ये बाइसेप कर्ल हो गया यानी इनर बाइसेप के लिए, हाँ. ये हो गया Hammer आउटर curl. बाइसेप के लिए। हाँ. तो सिंस आप पंजा ऐसे लड़ाते हो तो आपका आउटर बाइसेप ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, राइट? नहीं, दोनों चाहिए। हम लोग हाँ. दो कोई भी एक्सरसाइज करता है तो फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करता है, ओके, हाफ करता है, हाफ मोशन, एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग का गेम इधर खत्म हो जाता है, अगर इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो थोड़ा डिफरेंट रहता है एक्सरसाइज, और बॉडी बिल्डर देखिएगा उतना ज्यादा हैवी लिफ्ट भी नहीं करते हैं, उनको जितना जरूरत होता है, कोई कोई करता है जब जरूरत होता है उनका, लाइक तो आर्म रेसलिंग में अगर देखिएगा तो ज्यादा
हेवी लिफ्ट में ध्यान देते हैं मोस्टली। गेम का 15-20 दिन 1 महीना पहले थोड़ा कम कर देते हैं इंजुरीज के लिए। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंट है एक्सरसाइज। बॉडी बिल्डर का भी पावर रहता है, पावर लिफ्टर का भी पावर रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एंगल्स में ज्यादा ध्यान देते हैं। एंगल्स में एग्जैक्टली, छोटा छोटा एंगल रहता है हम लोग का, मल्टीपल एंगल स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जैसे फिंगर से लेके लेग से लेके बैक से लेके सब चीज एक साथ एंगेज होता है। और उसके लिए क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करना है, टेबल टाइम स्पेंड करना है ज्यादा से ज्यादा। उससे क्या होता है, मसल मेमोरी डेवलप होता है, राइट। एक बॉडी बिल्डर आप देखिएगा, ऐसे खाली अगर कहीं रहता है, आप ही मान लीजिए, तो आप अगर अच्छा शेप में रहता है, आपको खुद को लगता है, देख के ग्लास अगर मिरर आपका सामने रहेगा, आपको देखिएगा, पोज दीजिएगा, ट्राइसेप बाइसेप, राइट। तो एक मसल मेमोरी आपका बिल्ड हो गया, राइट। तो सेम हुए आर्म रेसलिंग में भी हम लोग को बहुत टाइम देना पड़ता है पुली ट्रेनिंग के लिए मेनली। तो पुली ट्रेनिंग जैसे अभी हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपका जिम में प्रो जिम, वन ऑफ द बेस्ट जिम इन डिब्रूगढ़, आई कैन से दैट। इतना अच्छा मशीन से आर्म रेसलिंग के बिगिनर जो है उन्होंने चालू कर सकते हैं इधर से, क्योंकि किसी को पता नहीं अपना पोटेंशियल क्या है, हिडन पोटेंशियल बहुत रहता है। तो आप आर्म रेसलिंग का भी सेटअप करके रखा है, किसी को अगर ट्रेन करना है तो इधर ट्रेन कर सकता है। तो उसी तरीके से हम लोग को पुली में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, हर एक डिफरेंट एंगल के लिए। एग्जैक्टली। आपने एक चीज बोला कि यहाँ पे गेम खत्म हो जाता है, तो दैट मींस कि इस लेवल पे जाने के बाद यू कैन नॉट रिवर्स इट, नहीं ऐसे नहीं। जैसे हम लोग आर्म रेसलिंग खेलता है, इधर एक टच पैड रहता है, राइट। हाँ, तो टच पैड में लगने से खत्म हो जाता है। तो हम लोग ज्यादा ध्यान किस में देता है, अटैकिंग में हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, राइट। हम लोग अगर होल्ड करते हैं, कोई अगर हमको ले गया इधर, तो इधर से रिकवर करने के लिए काफी पावर ड्रेन होता है हम लोग का। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्स टू मैक्स हम लोग ट्राई करते हैं, अगर चला भी गया ना, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाए। तो जितना नीचे जाएगा उतना डिफिकल्ट होगा। हाँ, उतना पावर ज्यादा ड्रेन होगा। और हम लोग का गेम लंबा चलता है, जैसे बहुत सारा बाउट खेलना पड़ता है, एक के बाद एक आते ही रहता है। तो अगर पावर ड्रेन हो जाता है, हाथ पंप हो जाता है, तो मुश्किल रहता है। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं हाफ रेंज ऑफ मोशन के लिए। तो वही होता है। टेक्निकल पार्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली सेम ही है। यस, दैट मींस आपको पावर यूज भी करना है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको एग्जॉस्ट भी नहीं होना। एग्जैक्टली, यू हैव टू रिजर्व इट, क्योंकि आपको नहीं पता नेक्स्ट ओपोनेंट क्या होने वाला, नेक्स्ट गेम क्या होने वाला, नेक्स्ट ओपोनेंट कौन आने वाला है। एग्जैक्टली। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। चलिए, और आप व्हेन इट कम्स टू डाइट, जैसे हम जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जितने वर्कआउट करते हैं, जो भी बॉडी बिल्डर्स है, जो अपना एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं, तो दे यूज क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, देन कार्ब, फाइबर, फैट्स। हालांकि वो 4 ही कंपोनेंट है डाइट पे, लेकिन प्रोटीन में ज्यादा ध्यान देते हैं पोस्ट वर्कआउट, सो दैट मसल हाइपरट्रोफी हो, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए थोड़ा एक स्कोप बने और मसल बॉडी में गेन हो। सो आप लोगों का डाइट कैसा रहता है? जी, आर्म रेसलिंग में भी हम लोग का न्यूट्रिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पावर गेम है, कॉम्बैट गेम है। कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट में आपका पावर चाहिए। उसके अलावा डाइट क्या होता है, जैसे एवरी कॉम्बैट स्पोर्ट वेट क्लास रहता है। तो आई कम्पीट नॉर्मली 65-70 kg क्लास। तो उसमें क्या होता है, हम लोग जब सपोज बड़ा कुछ गेम आ रहा है, एशियन चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप, तो थ्रू आउट द सीजन जैसे वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। लाइक अगर मैं 70 में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मान के चलिए 76-77 ऐसे रहता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग का लाइक कार्ब लोड करना रहता है, प्रोटीन चाहिए, न्यूट्रिशन जो चाहिए, फाइबर वगैरह, वो सब ज़रूरी होता है। उसका अलावा आर्म रेसलिंग में भी डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कोई भी स्पोर्ट में आप अगर लीजिएगा, आपका अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आपका रिकवरी अच्छा नहीं होगा, रिकवरी अच्छा नहीं होगा तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी नहीं हो पाओगे ट्रेनिंग के लिए। एवरी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर कोई लोग ट्रेन करके आता है 100% देके। आपको डिफरेंस किस में लाता है ना, 1% जो है एक्स्ट्रा एफर्ट आपका तरफ से। एग्जैक्टली, इट माइट बी फ्रॉम योर डाइट, इट माइट बी फ्रॉम योर ट्रेनिंग। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आपका डाइट अगर अच्छा होगा तो आपका ट्रेनिंग अच्छा होगा। उसके अलावा आपका स्लीप क्वालिटी भी अच्छा चाहिए। डाइट एंड स्लीप क्वालिटी कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द रिकवरी। एग्जैक्टली। तो रिकवरी नहीं अच्छा होगा तो आपका वर्कआउट भी अच्छा नहीं होगा, और अल्टीमेटली मसल स्ट्रॉन्ग बनने की जगह वो वीक बनते जाएगा। एग्जैक्टली, राइट। तो ये सारा चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। और अगर हम लोग कोई भी चैंपियनशिप के लिए जाता है, तो हम लोग लास्ट मोमेंट में कट करता है, वाटर कट करता है, डिहाइड्रेट करना पड़ता है। व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग में क्या रहता है,
उनका अगर गेम है लास्ट 2-3 महीने से उनको पूरा शेप में रहना पड़ता है, ज़्यादा कार्ब लोड नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको एब्स दिखाना है, हर एक मसल दिखाना है, उसमें वाटर ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है, उसमें बहुत सारे फैट ज़्यादा है होल्ड नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग किसी को दिखाना नहीं है, हम लोग को पावर चाहिए, राइट। और हम लोग लास्ट मोमेंट में टेम्पोररी वाटर कट करता है, वेट कट जो करता है, वेट क्लास में आने के लिए। एग्जैक्टली वेट क्लास में आने के लिए। फॉर एग्जांपल लास्ट 1 वीक में 5 केजी 4-5 केजी आराम से कोई भी एथलेट कट करता है नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, सो दैट वो नीचे के वेट क्लास में आए और उसको कॉम्पिटिटर Exactly. भी वैसा मिले। एग्जैक्टली। तो वेइंग एक बार करने के बाद हम लोग का पास 24 आवर्स टाइम रहता है लोडिंग करने के लिए, नेक्स्ट डे चैंपियनशिप होता है। ये चीज ना बॉडी बिल्डिंग में भी होती है। कोई बॉडी बिल्डर अगर सोचो वो चाहता है 70 किलो की कैटेगरी में खेले, बट करेंटली वो 72-3 होके रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, बॉडी बिल्डिंग के 1 या 2 दिन पहले ना, कंपटीशन से 1 या 2 दिन पहले वो अपना वाटर भी बंद कर देता है, सो दैट वो डिप्लीट होता है, ड्रेन होता है। फ्यू बॉडी बिल्डर्स इवन टेक डायरेटिक्स ऑल्सो, तो उससे क्या होता है, पानी बॉडी से वो जल्दी से निकालना शुरू कर देता है, उसका वेट ड्रॉप होता है। वो 70 किलो में उसने वे इन कर लिया कि चलो मेरा 70 किलो के अंदर में आ गया, तो मैं 70 किलो के कैटेगरी में खेलूंगा। अगर मैं उसमें खेल गया तो देयर इज अ गुड चांस कि अपने कैटेगरी में तो गोल्ड ले आऊंगा। जैसे वेट हो गया, वो होटल पहुंचा, घर पहुंचा, लगा अलग उसने कार्ब लोड स्टार्ट कर दिया। ओके, लेकिन और एक चीज इसमें, एक बॉडी बिल्डर का लिमिट रहता है। जैसे वो अपना वेट क्लास में आ गया, उसके बाद वो हिसाब से ही लोड करेगा, क्योंकि उनको स्टेज में ऑन स्टेज दिखाना है। अगर ज्यादा वाटर आ जाएगा बॉडी में तो वो दिखेगा साफ साफ, तो वो नहीं हो सकता है। और हम लोग का गेम में क्या है, हम लोग को किसी को दिखाना नहीं है। हम लोग जितना मैक्स टू मैक्स वो लोड करके गेन करता है, रिकवरी प्रोसेस में हम लोग ध्यान देता है, किसी को दिखाना नहीं। जितना वाटर हो सकता है इंटेक करता है, कार्ब वाटर सब इंटेक करता है, किसी को दिखाना नहीं है। पावर गेम है, राइट। तो डिफरेंस वही है, एक बॉडी बिल्डर का बस लिमिट रहता है, क्योंकि मुझे शो है, स्टेज पे दिखाना है। He has to be very calculative. एग्जैक्टली, बहुत सारा कैलकुलेशन रहता है उनका, एनी टाइम माइंड में रहना चाहिए, मैं इतना खाना खाया, इससे ज्यादा लेने से मुझे प्रॉब्लम होगा, वो दिमाग में रहता है वो हमेशा। कैलोरी पूरा ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज वो पूरा कैलकुलेट होता है। ओके, तो बॉडी बिल्डर हु आर डूइंग कंपटीशन एंड हु आर रियली सीरियस अबाउट इट, वो सारा स्केल पे मेजर करके ही वो खाते हैं, सो दैट उनका कैलोरी इनटेक कितना हुआ, कितना चाहिए, वो सारा कैलकुलेशन रहता है जी। अकॉर्डिंगली ही वो प्रोसीड करते हैं। अगर वो पानी भी पी रहा है इवन आफ्टर वे इन, तो उसका भी एक लिमिट है। एग्जैक्टली, कार्ब भी लोड करे तो उसका भी एक लिमिट है। हाँ, और एक चीज है कि व्हेन अ कॉम्पिटिटर इज रेडी फॉर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, तो वो रेडी हो गई इन अ वे कि उसको कार्ब लोड करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाइल पोजिंग ही नीड्स एनर्जी एंड द एनर्जी विल कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट ओनली। तो उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बट इफ ही ओवरडू इट तो पानी आ जाएगा, करेक्ट, तब दिक्कत हो जाएगी। सो वो बॉडी बिल्डिंग थोड़ा कैलकुलेशन का गेम है, एग्जैक्टली, न्यूट्रिशन ज्यादा कैलकुलेट होता है। हाँ, तो और आपका जो स्पोर्ट जितना मुझे समझ आया कि कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड टिल द टाइम वे इन हुआ, वे इन होने के बाद आप जितना चाहिए उतना आप लोड कर लो, जी, एंड दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग में मुझे पोजिंग में जितना पावर चाहिए उससे 100 गुना ज्यादा आपको ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन चाहिए होता है, बिकॉज दैट इज द रियल टेस्ट। एग्जैक्टली। तो you need a high amount of carbohydrate, I feel like, right? You need Yes, carbohydrate. कार्ब ज्यादा चाहिए वो तो ज्यादा हम लोग कार्ब लोड करते हैं उस टाइम में। और अगर देखिएगा एक बॉडी बिल्डर को या एक आर्म रेसलर को, एक वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर को, तो उसमें क्या है, एक अगर बॉडी बिल्डर को देखिएगा, एक आर्म रेसलर को देखिएगा, बॉडी बिल्डर आपको ज्यादा शेप में दिखेगा Yes. 1 महीना 1.5 महीना पहले से भी, क्योंकि उनको मेंटेन करना है, वो 6 पैक रहना है उनको दिखाने के लिए। हमारे क्या है, हम लोग को 6 पैक वगैरह दिखाना नहीं होता है, हम लोग को ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है अपना पावर में, अपना एंगल्स में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये 6 पैक्स नहीं, और भी बहुत सारी बहुत चीजें, सारा है। बिकॉज एवरी बॉडी पार्ट हैज इट्स पॉइंट। एग्जैक्टली, हाँ, हर बॉडी पार्ट का पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा पॉइंट होता है लोअर पार्ट में। हाँ, एब्स एंड लेग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, तो उसमें ज्यादा पॉइंट्स रहते हैं। तो बात ये, वो गेम है अलग, आपका Exactly. गेम है अलग। तो Exactly. मुझे अगर डिफरेंशिएटर समझ आता है हाँ। तो यही है कि टिल द टाइम योर वेइंग इज डन, वहां तक आप थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में रहते हो, जी, उसके बाद यू कैन गो फुल थ्रॉटल, क्योंकि आपको चाहिए एनर्जी और आपको उसके लिए खाना पड़ेगा, जी, इजंट इट? करेक्ट। चलिए, एंड और एक चीज मुझे पूछनी थी, बिकॉज असम में या फिर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे हाईली पोटेंशियल लड़के हैं, और इवन फीमेल्स आर ऑल्सो देयर, Yes. जिनके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बट उनको कभी वो एक्सपोजर ही नहीं मिला। एंड इन ए वे आपकी मेहनत तो है,
एंड आई वुड आल्सो कॉल यू लकी आल्सो कि वो एक्सपोजर आपको मिला. तो आई वुड लाइक टू नो कैसे वो एक्सपोजर मिला. इज इट ट्रूली लक और ये बहुत ज्यादा डेडिकेशन या फिर गोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन से आपको मिला है? सो व्हाट इज द रीजन और द लिंक through which you got into Punjab Pro Punjab League? देखिए लाख का तो बात सेकेंडरी है. लाख अगर लाख से कुछ नहीं हो सकता है आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, राइट? तो आज का डेट में हम लोग जब चालू किया था आर्म रेसलिंग बैक टू 10-11 ईयर्स बैक, तो उस टाइम में अगर देखा जाता तो अपना शहर का बात कर रहा हूँ, डिब्रूगढ़ असम में हार्डली 5-6-7-10 लोग था जो सीरियसली आर्म रेसलिंग करता रहा. उनको पता चलता रहा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट है, तो प्रैक्टिस करता रहा. सेम अगर 10 साल बाद अभी देखिए तो आप देखिएगा 300-400 एक्टिव आर्म रेसलर है जो एवरीडे ट्रेन करता है. एवरीडे ट्रेन करता है. आप अगर देखिएगा तो 6-7 आर्म रेसलिंग क्लब है, ओनली आर्म रेसलिंग के लिए ट्रेन करता है इन डिब्रूगढ़. वो लोग अपना अपना डिफरेंट जिम में ट्रेनिंग करता है, वेट ट्रेनिंग के लिए, बट आर्म रेसलिंग का ट्रेनिंग, आर्म रेसलिंग रिलेटेड ट्रेनिंग अपना अपना क्लब में करता है. आज का डेट में 300-400 एक्टिव आर्म रेसलर है. तो सबको पता है आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, तो सबको सारा इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाता है. अगर किसी को कुछ सीखना भी है तो यूट्यूब से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है. आर्म रेसलिंग रिलेटेड नॉलेज शेयर करता है. एग्जैक्टली. तो इसमें क्या है ना, अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है उनको एकदम इजी रूट है, सब कुछ पता है. आपको पहले डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेलना होगा. डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन आता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है. तो आपको नियरेस्ट कोई आर्म रेसलिंग क्लब से कनेक्ट होना होगा. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बॉडी से आप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा. आप रजिस्ट्रेशन ओपन करके जब होगा आप फॉर्म फिलअप कर दो, फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप पार्टिसिपेट करो. डिस्ट्रिक्ट इज ओपन फॉर एवरीवन. यस. ये तो हो गया नॉर्मल. अभी मैं अगर बोलूं, आपने बोला कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 300 से 400 एक्टिव आर्म रेसलर है. सो डिब्रूगढ़ बीइंग ए स्मॉल, रिसेंटली बीइंग प्रोनाउंस्ड एज सिटी. तो डिब्रूगढ़ एक छोटा सा सिटी है असम का. तो डिब्रूगढ़ में अगर 400 आपके पंजाब प्लेयर है, देन एंटायर असम में देयर आर एटलीस्ट भी बोलो तो 5000 प्लेयर्स होंगे इजीली. नॉर्थ ईस्ट में 5000 into 7 हो गया आपका 35,000 प्लेयर्स है. तो 35,000 प्लेयर्स में से सिर्फ आपको ही मिला है, अगर मैं इलेबरेट करूं, ब्रेक डाउन करूं, आपको ही प्रो पंजाब लीग में एंट्री मिला है. सो डेफिनेटली यू डिड समथिंग और समथिंग यूनिक, और मे बी आपका लक कैप्चर किया, because of which you got that chance which other 3,500 Punjab player did not get. तो वो चीज क्या है? I want to know that unique thing that you did जो आपको फील होता है as per your, because everybody has a different thinking. Because by this question I'm trying to help the new generation of Punjab player so that वो भी एक स्ट्रीम ले आगे बढ़े एंड उनको भी फ्यूचर में एक चांस मिले to represent themselves in the national or international, stage. Because Manipur is also very highly potential, sport background. Mizoram भी है, Nagaland आज की डेट में आगे बढ़ के आ रहा है. So I would like to know from you कि अगर कोई लड़का who wants to start his journey of Punjab, then किस डायरेक्शन में उसको चलना स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके आपको रूट पता चला है ना. So कौन सा रूट उनके लिए बेटर होगा? जी देखिए, नॉर्थ ईस्ट में मेरा अलावा और भी लाइक है प्रो पंजाब में प्लेयर डिफरेंट स्टेट, जैसे आप मान लीजिए मिजोरम से है, तो ऐसे है. तो प्रो पंजाब में आने के लिए जो तरीका है वो क्या है? प्रो पंजाब में आने के लिए आपको एम्यूचर खेलना ही होगा. आप डायरेक्टली प्रोफेशनल में नहीं आ सकते. एम्यूचर इज़ द नेशनल बॉडी, नेशनल फेडरेशन. तो आपको पहले स्टेट खेल के, स्टेट जीत के आपको नेशनल खेलना है अगर आपको नज़र में आना है. नेशनल का बाद, नेशनल में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करने से कभी कभी होता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलता है. उसके अलावा प्रो पंजाब का अलग से रैंकिंग टूर्नामेंट होता है. रैंकिंग टूर्नामेंट में से पूरा इंडिया में जो जितना भी प्लेयर आता है, रैंकिंग टूर्नामेंट होता है. हर एक वेट क्लास का लास्ट रैंकिंग में 18 प्लेयर लिया था. 60 kg, 70, 80, 90, 100, 100+, 8 वेट क्लास का टॉप 18 प्लेयर लिया ऑक्शन के लिए. हर एक 6 टीम था फ्रेंचाइजी, 6 टीम में 3-3 करके प्लेयर एक वेट क्लास का. तो सिस्टम ऐसे रहता है. तो जैसे इस सीजन का बाद नेक्स्ट सीजन 3 का पहले जो प्रो पंजाब लीग है वो क्या करेगा? रैंकिंग टूर्नामेंट ओपन रखेगा. इट्स ओपन फॉर ऑल, बट ओनली रजिस्टर्ड प्लेयर. रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड प्लेयर अंडर पीपल आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया.
तो नेशनल बॉडी का अंडर में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो ही आप रैंकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। तो रैंकिंग इवेंट में आप पार्टिसिपेट किया, आप अच्छा परफॉर्म किया, आप सिलेक्ट हो गया प्रो पंजा का ऑक्शंस के लिए। तो सिस्टम में है। और मेरा अगर आए तो प्रो पंजा लीग स्टार्ट हुआ था आपका 2023 में फर्स्ट सीजन हुआ था जो सोनी में लाइव आया था। देन सीजन 2 सेकेंड सीजन कुछ रीजन के लिए जो को फाउंडर है हमारा प्रो पंजा लीग का बॉलीवुड एक्टर प्रवीण दब्बास सर, उनका एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा एक्सीडेंट हुआ था 1 महीना पहले लीग का। तो उसके लिए लीग पोस्टपोन हुआ। तो पोस्टपोन होने के बाद डेट्स नहीं मिल पाया अगेन। सोनी में जो हो रहा था ब्रॉडकास्ट लाइव होने वाला था तो उसके लिए पोस्टपोन हो गया। वो सीजन 2 अभी हो रहा है, सीजन 2। ओके। तो क्या हुआ, जितना भी प्लेयर सिलेक्ट हुआ था सीजन 1 में सबका 2-2 साल के लिए साइन हुआ था प्रो पंजा लीग का साथ। तो बहुत सारा प्लेयर का क्या होता है, इंजुरीज भी आता है। जैसे एवरी स्पोर्ट हम लोग अगर देखें, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इंजुरीज आता है। इंजुरीज आने से क्या होता है, जो रिप्लेसमेंट प्लेयर रहता है या जो उन लोग देखते हैं कि अच्छा प्लेयर किसको ले सकते हैं, इसका बेस्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा। तो उस टाइम में वो लोग किसको चूज करते हैं जिसका करंट फॉर्म अच्छा है। तो सीजन 1 में क्या हुआ था, रैंकिंग इवेंट में नहीं खेला था प्रो पंजा का, बिकॉज आई वाज विद अनदर एसोसिएशन, मैं उनका साथ था। तो इधर रैंकिंग टूर्नामेंट नहीं खेला था मैं, सीजन 1 में मैं नहीं था। देन सीजन 2 लकीली पोस्टपोन हुआ, थोड़ा डिले हुआ। उसके बाद मैंने पैफी का अंडर में आके पैफी का एशियन कप खेला। एशियन कप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था मुंबई में, इंडियन जो नेशनल फेडरेशन है पैफी। तो प्रीति जंगियानिया मैम बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है, उन्होंने लाइक प्रेसिडेंट है हमारा इस फेडरेशन का। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम एशियन कप ऑर्गेनाइज हुआ था, अराउंड 12 to 14 कंट्रीज था। तो उसमें मेरा सिल्वर आया था, मुंबई में हुआ था। तो उसमें सिल्वर आने के बाद अगेन आपका अक्टूबर में हुआ था 2024। देन दिस अप्रैल मई में हुआ था 2025 में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। तो एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में क्या होता है, हर एक वेट क्लास में हर एक कंट्री से सिर्फ 2 ही प्लेयर अलाउ करता है, बेस्ट 2 प्लेयर्स। तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। तो एशियन चैंपियनशिप में मैं पार्टिसिपेट किया। इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट वेट क्लास। मैं ऊपर का वेट क्लास में खेला था 75 kg में। तो उसमें क्या हुआ था, प्रो पंजा लीग का जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, ही इज फ्रॉम केरला, स्टीव थॉमस, 70 kg का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। तो लीग में फर्स्ट सीजन में काफ़ी हाईलाइट हो गया था, सब जगह उनको जानने लगा था। एंड लॉन्ग बैक 2000 मे बी 4 years बैक, जब मैं बैंगलोर में था, ट्रेनिंग करता था, तो उसका साथ मैंने ट्रेनिंग किया, आता था मेरा उधर आया, ट्रेनिंग किया। तो मुझे पता था क्या पोटेंशियल था मेरा और उसका क्या डिफरेंस था, और 4 साल में क्या कितना डेवलप हो सकता है। नो डाउट उसने मेहनत किया, मैंने भी कंटिन्यू मेहनत कर रहा था, बट वी नेवर मीट इन टेबल, राइट। और सीजन 1 में मैं खेला नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि ये इस वेट क्लास में खेल रहा है तो मुझे भी खेलना है ऊपर का वेट क्लास में। अगर नजर में आना है किसी को तो अच्छा वेट क्लास में खेल के अच्छा फाइट देना है। तो मैंने एशियन चैंपियनशिप में अपना वेट क्लास में से 5 kg ऊपर खेला। आई वाज 70 kg, मैं खेला 75 kg क्लास में। क्योंकि मैं सिर्फ मेडल के नहीं, मुझे कहीं ना कहीं था दिमाग में, अगर अच्छा मैं खेलता हूँ, अगर ऐसे कुछ चांसेस क्रिएट होता है कि इधर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकता है या रिप्लेसमेंट किसी का ले सकता है। आपने एक बोल्ड स्टेप लिया कि मैं अपनी वेट कैटेगरी के ऊपर कैटेगरी में खेलूंगा, मैं इनको हरा के दिखाऊंगा, देन इट इज द ओनली चांस कि मैं थोड़ा उसके थ्रू से मुझे एंट्री मिल जाए वाइल्ड कार्ड में। हाँ, कहीं ना कहीं था बैक ऑफ द माइंड हो। तो शायद मैं आपको, क्योंकि आपसे जो कन्वर्सेशन का मुझे समझ आ रहा है कि आपने एक बोल्ड स्टेप लिया। एग्जैक्टली। वेयर इन अदर पीपल व्हाट दे डू इज के हाँ मैं अपनी कैटेगरी में खेलूंगा, उसमें जीतूंगा, देन मैं ओवरऑल। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप अगर इवन नेशनल में भी अब जाओगे, आप अगर अपना वेट क्लास जाम करते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत डिफरेंस आ जाता है पावर का, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बोल्ड स्टेप था। मैंने सोचा कि इतना साल से खेल रहा हूँ मैं, नेशनल खेल रहा हूँ, नेशनल चैंपियन हो रहा हूँ, इंटरनेशनल भी एशिया में चैंपियन हुआ, जाता हूँ, मेडल सर्टिफिकेट मिलता है। अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जो वर्ल्ड वाइड देख सकता है आदमी, नेशनल टेलीविजन में, सोनी जैसे चैनल में आ रहा है। तो उसके लिए पहले भी देखा हूँ कि बहुत सारा किसी प्लेयर को ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला जो रैंकिंग टूर्नामेंट नहीं खेला था, उन्होंने ऐसे जो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, मिला। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में मुझे था कि लेट्स गिव अ ट्राई,
देखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग हर एक टूर्नामेंट में जीतते हैं नहीं तो कुछ सीखते हैं। वी नेवर लॉस एनी टूर्नामेंट, राइट। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने मिलेगा, तो मुझे डेवलप करना है। कहीं ना कहीं मुझे उस वेट क्लास में आना है, लीग में 70 kg क्लास में आना है। तो आने के लिए उनका जो टॉप प्लेयर है उनको मुझे हराना ही होगा। तो लेट्स ट्राई दिस टाइम। तो कहीं ना कहीं मैं बैक ऑफ द माइंड में था कि मैं जीतू हारू कोई इशू नहीं है, बट मुझे अच्छा फाइट देना है। तो उस वेट क्लास में काफ़ी बहुत अच्छा वेट क्लास था। यूथ वर्ल्ड चैंपियन था आपका फिलीपींस से जॉस निकोलस, देन मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन था, एशियन चैंपियन था कजाकिस्तान का, देन स्टीव ऑल्सो वाज देयर। तो उसमें क्या हुआ, मेरा बाउट चल रहा था, देन एक बाउट जीता, उसके बाद एक बाउट में हार गया, कजाकिस्तान का साथ था उसका साथ। उसके बाद 2 चांस मिलता है हम लोग को, डबल एलिमिनेशन होता है आर्म रेसलिंग में। तो मेरा नेक्स्ट बाउट हुआ स्टीव का साथ, स्टीव जिसका बारे में अभी डिस्कस कर रहा था, प्रो पंजा का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन 70 kg, और काफ़ी फेम मिला, काफ़ी फेमस है वो इस लीग में। तो मुझे कहीं ना कहीं था, मुझे मिल गया, अभी मुझे अपना बेस्ट देना है। तो उधर मैं उस टूर्नामेंट जीता था, उसका साथ जीता है। फिर मुझे उस एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मिला। तो काफ़ी टफ वेट क्लास था, मैं अपना वेट क्लास से ऊपर जाके खेला। तो कहीं ना कहीं मुझे भी फील हुआ और इधर उधर से सुनने मिला कि काफ़ी लोग का नज़र में आया इस इवेंट। इस बोल्ड स्टेप के लिए आपको एक लाइमलाइट आपको मिला। Exactly, अगर मैं exactly. तो थिंग इज दैट के वही है कि मैं जो आपसे पूछ रहा था कि ऐसा क्या है यूनिकनेस जो 3500 पंजाब प्लेयर में नहीं है लेकिन आप में था। सो इफ आई अंडरस्टैंड दैट इज द करेज ऑफ डूइंग समथिंग which everybody does not want to do. So शायद आप में वो करेज थी, आप में वो इच थी, इसीलिए आपने वो बोल्ड स्टेप लिया, बिकॉज ऑफ विच आपको एक लाइमलाइट मिला जी, राइट। सो आई बिलीव वही मैसेज होगा आपके लिए भी कि थोड़ा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। मैं जो भी यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन है, काफ़ी लोग क्या करता है, जब अपना इनिशियल डेज रहता है कोई भी स्पोर्ट में, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्पोर्ट, इफ़ यू टेक क्रिकेट, फुटबॉल, तो प्लेयर जब छोटा से चालू करता है, सब लोग सोचते हैं कि एज कमा के खेलो। एक कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट में। इफ यू सी इंटरनेशनली क्रिकेट भी आप देखोगे, काफ़ी एज फ्रॉड में पकड़ा जाता है प्लेयर, बिकॉज वो लोग सब कुछ चेंज करता है, एक माइंड में रहता है। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको जूनियर, यूथ ये सब खेलने से अच्छा है आप अपना एज जो है उसी लिमिट में खेलो, आप सीनियर्स में परफॉर्म करो। मेन सीनियर ही देखता है आदमी, राइट। तो हम लोग कोई भी इवेंट खेलने के लिए जब जाता है, हम लोग हारता नहीं है, कुछ जीतता है नहीं तो कुछ सीखता है। तो मुझे वही था कि अगर मैं नहीं भी जीतता हूँ तो मुझे कुछ सीखने मिलेगा, which will help me in next step, राइट। तो उस इवेंट का बाद था नेशनल चैंपियनशिप था, उसका बाद भी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया था कि प्लेयर का चेंजेस होगा, काफ़ी प्लेयर रिप्लेस होगा या वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकता है, कुछ नहीं था। तो मुझे था कि सामने मुझे क्या है, जो सामने है मुझे उसी में फोकस करना है। तो मेरा सामने क्या था, नेशनल चैंपियनशिप था। और नेशनल चैंपियनशिप अगर हम लोग देखें, ऑल थैंक्स टू this Pro Panja League founder Mr. Praveen Debas sir and Preeti Jingenia ma'am, president of National Federation PAFI Arm Wrestling Federation, और एशियन फेडरेशन का भी वाइस प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने इतना प्रोमोट किया आर्म रेसलिंग को कि हर एक इंडिया का कोना कोना में से प्लेयर आने लगा है। अभी आप देखोगे कि बहुत सारा गांव से टैलेंट आने लगा है। इवन आर्म रेसलर काफ़ी आने लगा है। हम लोग अगर कंपेयर करें आज से, जब पहले नेशनल खेलने जाता रहा, नेशनल चैंपियनशिप में 600-700-800 प्लेयर होता रहा मैक्स टू मैक्स। आज का डेट में अगर हम लोग नेशनल चैंपियनशिप देखें तो 3000-4000 प्लेयर्स होते हैं, इतने सारे। इट्स अ वेरी बिग क्लास, तो इट्स अ वेरी बिग एक प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के। यस, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। एंड ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाता है खेलने के लिए। नेशनल अगर खेलने आता है तो प्रॉपर सिलेक्शन का तरीका से आता है। ही हैज टू प्ले डिस्ट्रिक्ट, ही हैज टू प्ले स्टेट, और उसमें जीत के आना होता है। तो हर एक वेट क्लास का 2-2 बेस्ट प्लेयर रहता है, तो उसमें आपको compete करके आपको प्रूव करना है। तो मैंने वही सोच के गया कि मुझे जाना है। तो मैं एक्चुअली 65 में खेलने वाला था। तो मुझे लगा कि लीग हमारा जो होता है 60, 70, 80, 10 kg का डिफरेंस से होता है। तो मुझे लगा मुझे खेलना है 70 kg में। तो मैं 65 का मुझे पता था इजी गोल्ड रहेगा मेरे लिए नेशनल में। तो मुझे 65 नहीं खेलना है, 70 में ही खेलना है। तो मैं ऐसे नेशनल खेलने से 65 में खेलता रहा।
तो मैं दिमाग में रखा कि मुझे लीग में आना है, मुझे टीवी में आना है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म में मुझे अपना टैलेंट शो करना है। उसके लिए क्या करना है, मुझे 70 में खेलना है और गोल्ड लेना है। तो वही सोच के ट्रेनिंग चालू किया और नेशनल में गया, नेशनल में चैंपियन मारा। उस नेशनल में चैंपियन मारने के बाद और भी काफ़ी लोग था उधर, तो उसमें से अराउंड 5-6 प्लेयर्स को ऑन स्पॉट जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तब जो प्रो पंजा लीग का टीम आया था उधर कवरेज के लिए, उन्होंने बुला के लाइक बोला कि टी शर्ट साइज क्या है। तो मैं देख रहा हूँ खड़ा होके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कि 2-3 लोग को बुलाया, उनका टी शर्ट साइज लिया, उनको शूट करने ले गया तुरंत, क्योंकि अभी लीव काफ़ी दिन नहीं है, 5 अगस्त से लाइव आने वाला है सोनी में, 5 से 21 अगस्त तक। तो उनको ले गया, तो कहीं ना कहीं मुझे था कि शायद मुझे भी मिल सकता रहा। अगर फिर भी मैं सोचा नहीं मिलने से कोई नहीं, नेक्स्ट सीजन के लिए मैं रैंकिंग में मुझे नंबर 1 आना है, तो 100% मिलेगा ही। तो देन अगेन मुझे बुलाया, तो दैट इज़ द मोमेंट जिसमें काफ़ी अच्छा लगा। लाइक मुझे लगा कि इतना मेहनत किया, लाइक लास्ट 1 ईयर से प्लान कर रहा था इसमें आने के लिए, क्या करना है, कैसे आ सकता हूँ, तो शायद वो सब पहला success हुआ। Exactly. पहला स्टेप जो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर अचीवमेंट अच्छा लगता है जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, लाख कुछ नहीं होता है, नो डाउट हम लोग बिलीव करते हैं काफ़ी, लक में बिलीव करना भी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। आप बिलीव कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बट उसका साथ साथ आपको हार्डवर्क 100% ज़रूरी है। हार्डवर्क कैन बीट टैलेंट्स, राइट? सो अपना काम करते रहना चाहिए और लक को अपना ऊपर वाला का ऊपर छोड़ देना चाहिए। लक अपना काम करे, आप अपना काम एग्जैक्टली, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू फैमिली सपोर्ट, आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिला सो फार? जी, आई बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो आप लोग को पता है, तो लाइक कोई भी स्पोर्ट में आपको बहुत सारा लाइक फाइनेंस का आपको चाहिए, जैसे सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए। आप ट्रैवल करता है, जैसे अभी मैं इधर हूँ, इधर आने का पहले मैं 8-9 टाइम्स नेशनल चैंपियन बनने का पहले, एशियन चैंपियन बनने का पहले मुझे बहुत जगह ट्रैवल करना पड़ा। नेशनल, कभी आगरा, कभी उत्तराखंड, कभी देहरादून, कभी आपका हो गया लखनऊ, तो काफ़ी जगह जाना पड़ता है, खुद का भी काफ़ी एक्सपेंस होता है। उसके अलावा मैं पढ़ाई कर रहा था, जैसे इधर से पढ़ाई करने के लिए गया बेंगलोर, वो भी घर में काफ़ी बोल के गया। तो जाने के बाद अगर देखते हैं पेरेंट्स की ये इधर उधर जा रहा है खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है ये क्या कर रहा है अपना लाइफ का साथ। तो उस टाइम में फैमिली सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फैमिली को कोई चीज़ क्या रहता है समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है, आप दूर रहते हो फैमिली से, तो उस टाइम में अगर फैमिली बोलता है ना तुम नहीं जा सकते हो इस टूर्नामेंट में, अगर तुम जाओगे तो मैं कुछ सपोर्ट नहीं करेगा तुमको, तुम्हारा जो भी देखना है तुम देखो, तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी स्पोर्ट में, कोई भी एथलीट में अगर आप लेते तो विदाउट फैमिली सपोर्ट पॉसिबल नहीं होता है। सो आई ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स, फैमिली, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। तो That's very important actually. Exactly. अगर मैं अपनी बात करूँ, जो फर्स्ट टाइम मैंने कंपटीशन के लिए जब प्रिपेयर किया था, तो मैं चिकन, फिश, अंडे, इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट, और मैं दिन में जितना चिकन खाता था, फिश खाता था, मेरे पूरी फैमिली मिलके वो महीने का भी नहीं होता था उनका राशन। तो बोलते थे कि मेरे अंदर कुछ घुसा है, भूत घुसा है, इसलिए मैं राक्षस जैसा खाना वाना खा रहा हूँ। एंड दे वर अफ्रेड, एक्चुअली लिटरली अफ्रेड। तो उसके बाद जब जीतने के बाद वो चेंज हो गया कि अभी अच्छा अभी इसीलिए प्रिपेयर कर रहा था। मैंने किसी को बोला भी नहीं था कि आई एम प्लानिंग फॉर ए कॉम्पिटिशन, बट व्हेन आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन, सडनली थिंग्स चेंज। तो आज की डेट में वो बोलते हैं कि चिकन विकन बना के दूं क्या बेटा, लेकिन नहीं, मैंने मेड ही रख दिया। मेड ही रख दिया कि भाई मेरे को ये टाइम में ये खाना दे देना, बना के दे दे बढ़िया सा, किसी को टेंशन नहीं देना। बट दे रियलाइज्ड इट व्हेन आई अचीव्ड इट। एग्जैक्टली। तो हर एक एथलीट का लाइफ का साथ भी आप जो स्टेटमेंट दिया काफ़ी जुड़ा हुआ है। लाइक आप जब ट्रेनिंग करते हो इस लेवल में आने के लिए, इधर पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा वो किसी ने नहीं देखा। Nobody sees the journey, everybody sees the destination. एग्जैक्टली। आपका दिन रात एक कर देना पड़ता है, आप अकेले ट्रेनिंग करना पड़ता है, धूप हो बारिश हो, उस टाइम कोई नहीं देखता है। आप आने के बाद आप आदमी देखता है, तब बोलता है, तब आपको रिकॉग्निशन मिलता है, हाँ तुम अच्छा किया। बट उसी टाइम में हमको स्ट्रांग होके आगे बढ़ना है, पॉजिटिव माइंडसेट लेके, लक को अपना ऊपर छोड़ देना है, अपना काम करते जाना है। सो दैट इज द थिंग। Yes, that is important. So anyways, it's a blessing for you कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। Yes. बहुत सारी फैमिली है वो सपोर्ट करते हैं,
बहुत सारी फैमिली है वो नहीं करते हैं, जी। बट वो सेकेंडरी मैटर है। जैसे आपने बोला कि उनका अपना काम है, वो अपना आप काम करे, आपको अपना गोल पता है, अपना काम पता है, आप अपना काम करो, लक को अपना काम करना है, वो अपना काम करे। सो एवरीबडी डू देयर ओन पार्ट, बट मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, मैं Exactly. ट्रैक पे रहूँ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। चलिए, एंड एज ए पंजाब प्लेयर आपका ड्रीम क्या है? ऐसे आर्म रेसलिंग प्लेयर मुझे अपना वेट क्लास में वर्ल्ड में टॉप होना है। ओके, वो इज द तो- टॉप पंजाब। हर साल wrestling. चेंज होते रहता है वर्ल्ड चैंपियन। हर साल प्लेयर का कैटेगरी भी कोई कोई चेंज करता है, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं 65 केजी में खेलता हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में म्यूचुअल गेम में, तो मुझे टॉप होना है अपना वेट क्लास में, दैट इज़ द मेन ड्रीम। और अभी अगर शॉर्ट टर्म देखिए तो अभी इतना बड़ा स्टेज में खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, ऑल थैंक्स टू प्रो पंजा लीग, जिन्होंने लाइक रिकॉग्नाइज किया मेरा हार्ड वर्क को। तो मैं अपना 100% देने वाला हूँ, बेस्ट देना हूँ। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म अगर आप पूछिएगा तो मुझे इस सीज़न 2 में लीग में 70 केजी क्लास में टॉप में रहना है। That's my aim. Okay, nice. And we would like to wish you best of luck. And I'm very sure with the dedication and the hard work that you have, you surely will achieve your dream. Thank you so much for your wishes. Most welcome. So, आज की डेट में जैसे कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, क्रिकेट के ऊपर आदमी को कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। बेचारा सुनील छेत्री बोल बोल के थक गया, फिर भी लोग आज तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया एज ए फुटबॉल प्लेयर। बहुत कम पॉपुलेशन ही टिल डेट फुटबॉल के प्रति अट्रैक्शन या फिर इम्पोर्टेंस दिखाई है। तो व्हेन इट कम्स टू पंजा, Yes. यू नो, आर्म रेसलिंग, रिकग्निशन लेवल पे आप लोग कितना रिकग्निशन मिल रहा है? अगर रिकॉग्निशन देखिए आर्म रेसलिंग का, अगर आप हिस्ट्री देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गेम आर्म रेसलिंग इंडिया में लास्ट 47-46 ईयर से नेशनल चैंपियनशिप करा रहा है, बट उस हिसाब से रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था आर्म रेसलिंग को जितना मिलना चाहिए था। शायद अच्छा तरीक़ा से हम लोग प्लेस नहीं किया था, शायद प्रोमोट नहीं किया था, जो भी था। तो अगर हम लोग अभी देखें लास्ट फ्यू ईयर्स का, लास्ट 3-4-5 ईयर्स का अगर जर्नी देखें आर्म रेसलिंग का, बहुत ज़्यादा लाइक इट्स द वन ऑफ द ग्रोइंग स्पोर्ट इन इंडिया। अगर हम लोग देखिए, जैसे ही प्रो पंजा लीग आया था, उन्होंने एकदम ग्रास रूट लेवल से चालू किया। हर एक शहर में प्रो पंजा का इवेंट कराता है, उधर जो जीतता है उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको बिग स्टेज में लाता है। हर एक शहर में, अब बिहार ले लो, गोवा ले लो, हर एक शहर में लोग जाके ग्रास रूट लेवल में से प्रमोट करना चालू किया आर्म रेसलिंग। और उसके अलावा उनका इतना अच्छा टीम है, इतना अच्छा सोर्स है उनका, उन्होंने अपना हर एक स्टेट में जहाँ भी जाता है उधर का एडमिनिस्ट्रेटिव से, गवर्नमेंट से मिलके बात करता है, कैसे प्रमोट कर सकता है, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें लास्ट 5-6 ईयर से ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अपना दिन रात एक कर दिया। उनका मेन ड्रीम था कि मेन स्पोर्ट होना है, टीवी में आना है और रिकॉग्निशन मिलना है। अगर हम लोग आज का डेट में देखें तो आर्म रेसलिंग बहुत सारे स्टेट में रिकॉग्निशन मिल चुका है। केरला में रिकॉग्नाइज गेम है, एमपी में है। उसके अलावा हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट का बात करें तो त्रिपुरा और असम छोड़ के हर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज है आर्म रेसलिंग। मिजोरम में रिकॉग्नाइज है, मणिपुर में रिकॉग्नाइज है, नागालैंड में, अरुणाचल से पैसा मिलता है अगर आप इंटरनेशनल कुछ जीत के आते हो, नेशनल कुछ मेडल मार के आते हो। तो प्लेयर भी काफ़ी आने लगा है अभी। ये पॉसिबल हुआ अभी जो फेडरेशन लास्ट 5-6 ईयर से हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना हर एक स्टेट में जाके हर एक स्टेट का गवर्नमेंट से मिल के बात करके उनको समझाने का कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल हुआ। इवन एशियन गेम्स में भी आया है आर्म रेसलिंग अभी रिसेंटली। तो उसका अलावा अगर हम लोग देखें तो आर्म रेसलिंग, अब क्रिकेट अगर छोड़ देता है तो फर्स्ट सीजन ही हुआ आर्म रेसलिंग का जो लीग हुआ, क्रिकेट अगर छोड़ देता है तो अगर व्यूअरशिप देखें हम लोग 3rd नंबर में है। कोई भी स्पोर्ट, कोई भी लीग ले लीजिए, फर्स्ट सीजन में 32 मिलियन उनका व्यू था। तो इट्स ए वेरी बिग नंबर स्टार्टिंग कोई भी स्पोर्ट के लिए। तो उम्मीद है कि इस साल और जैसे भी ग्रो होते रहेगा आर्म रेसलिंग, काफ़ी फेमस होगा। और भी हर एक स्टेट में जैसे जहाँ जहाँ रिकॉग्नाइज नहीं हुआ वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अभी रिसेंटली देखिए, हम अगर असम का बात करें तो क्या होता है, जैसे हम लोग नेशनल खेलते हैं कोई भी स्पोर्ट में, आपको भी पता है शायद, जैसे डिफेंस में भी उनका गेम होता है, स्पोर्ट होता है। तो वर्ल्ड पुलिस गेम में असम में से 4 लोग को मेडल मिला है
वर्ल्ड पुलिस गेम, वर्ल्ड पुलिस एग्जैक्टली। यूएसए में हुआ था। असम से 4 को मिला, फिर मिजोरम से मिला 1 या 2 को, फिर मेघालय से मिला 1 को। तो वर्ल्ड पुलिस गेम में भी वो लोग जाके पार्टिसिपेट किया। सो हमारे असम की पुलिस आर क्वाइट फिट। एग्जैक्टली। सो काफी अभी हमारे लिए opportunities है। दिक्कत है, हेलमेट हेलमेट ना पहन के निकलना थोड़ा दिक्कत का काम है हमारे लिए। Exactly. That's a good thing that police are also taking fitness on another level। और ये चीज़ें जो हमें पता नहीं है, इन चीज़ों के बारे में सुन के we also feel proud because national level पे हमारे यहाँ के पुलिस are getting gold, so it's a proud thing for us also। Exactly. Yes, and मेरा मानना है कि देखो स्पोर्ट्स का कैटेगरी मैटर नहीं करता। लेट इट बी पंजा, लेट इट बी क्रिकेट, लेट इट बी फुटबॉल, लेट इट बी बॉडी बिल्डिंग, लेट इट बी वेट लिफ्टिंग, लेट इट बी एनी स्पोर्ट्स। हर स्पोर्ट्स में 2-4 चीज़ें ऐसी है जो मैंडेटरी है, जैसे कि डेडिकेशन हो गया, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ों को छोड़ के कोई भी स्पोर्ट्स का फाउंडेशन खड़ा ही नहीं हो सकता। एंड ये 3 चीज़ें ही है जिससे कोई भी स्पोर्ट्स में, इनफैक्ट कोई भी फील्ड ऑफ वर्क में अचीव कुछ किया जा सकता है। सो इफ अ क्रिकेटर इज पुटिंग ऑल दिस एफर्ट एंड ही इज गेटिंग रिकग्नाइज्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल, आई डोंट थिंक कि पंजाब प्लेयर भी उससे कुछ कम कर रहे हैं। इनफैक्ट उनसे कहीं ज़्यादा करते भी है कुछ पंजाब प्लेयर, एंड दे आर डूइंग द सेम लेवल ऑफ वर्क। In fact, every sport is doing the same level of dedication and work, because without dedication and hard work, recognition नहीं मिलेगा। So I believe there would be a day wherein हर sport को उसकी इज्जत मिले, हर स्पोर्ट्स पर्सन को उसको जो इज्जत मिलनी चाहिए उनको मिले। क्योंकि इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि देखो हमारा नेशनल गेम ही है हॉकी, बट हम कभी भी हॉकी आज तक हमने खुद ही नहीं खेला, ना ही कहीं फैसिलिटी है, ना ही कहीं कोई ऐसा कुछ प्ले ग्राउंड है जहाँ पे हॉकी डेडिकेटेड कुछ सेटअप है, मुझे तो आज तक नहीं दिखा। ठीक है, बट आई बिलीव देयर वुड बी अ डे जो हमारा नया जनरेशन आ रहा है, they will and we will give importance to each and every sports, considering their hard work and dedication and discipline that they do in order to maintain that, and we will end up in a day wherein every sport will get equal recognition and equal importance and equal respect also, because that is the most important thing for any sports player, that is respect। Correct. So with that thought in our mind, I would like to wish Manoj the Crusher best wishes for your upcoming games, and I hope कि ये जो प्रो पंजाब लीग है इसमें और कुछ फेमस हो ना हो, मनोज द क्रशर जरूर फेमस होगा। थैंक यू सो मच आप लोग का विशेस के लिए, और लाइक आपको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट का ज़रिए से, कि आपने भी लाइक अपना जिम में इतना अच्छा से सेटअप किया, जिसमें आर्म रेसलिंग का भी मशीन सेटअप है। तो इससे क्या होता है, नया जो भी आता है उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, क्योंकि हम लोग का पास में क्या टैलेंट है खुद को कभी कभी पता नहीं चलता है। मुझे कभी पता नहीं था कि मैं आर्म रेसलर बनूंगा, मुझे खेलना है। मुझे हमेशा था सपना कि मुझे क्रिकेटर बनना है, खेलना है अपना नेशनल टीम के लिए। लाइक आई एंड अप विद रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन आर्म रेसलिंग। तो ये हम लोग को कभी कभी पता नहीं चलता है। तो आप भी इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया फिटनेस वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए, फिटनेस को प्रमोट करने के लिए अपना ये छोटा सा शहर डिब्रूगढ़ में, तो जिसमें इतना मॉडर्न इक्विपमेंट रखा है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि इस जिम से भी अपकमिंग डेज में बॉडी बिल्डिंग का साथ साथ, पावर लिफ्टर का साथ साथ नेशनल लेवल आर्म रेसलर भी निकाल के आएगा। उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए मेरा एंड से, आई विल बी ऑलवेज देयर टू ग्रो दिस स्पोर्ट अलोंग विद यू एंड योर टीम। Thank you so much, brother. Yes, Thank you yes. so much. Thank We will try our best to do the best to contribute towards the fitness industry, and rest तो देखा जाएगा, हम अपना मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी जो Exactly. होगा जी। तो आई होप अच्छा ही होगा। जी। And with this thing in our mind, with all the best wishing and blessings and heartfelt, warm wishes to Manoj the Crusher, we would like to end this podcast. Hope आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, एंड जो इन्फॉर्मेशन हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू में शेयर करने की कोशिश की है आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट किया होगा। एंड whosoever is watching this podcast, please do understand that we are also trying our best to promote this fitness thing, and if in case there is anything which we can do to improve our podcast in future, please आप अपने suggestions drop box में comment section में जरूर बताइए, so that we can improve our next segment. Thank you so much.